नमस्कार दोस्तों, डेली ऑब्जेक्टिव क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज इससे पहले हम आपको साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, एसएसटी का ऑब्जेक्टिव करा रहे थे अपने चैनल के माध्यम से। तो आज से हम चालू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10वीं मैथ का ऑब्जेक्टिव, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या बोलता है हमारा, इनमें कौन विषम संख्या है? जल्दी से बताइए, इनमें कौन विषम संख्या है? तो पहले तो विषम संख्या क्या कहते किसे हैं? हम विषम संख्या कहते किसे? तो विषम संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, मतलब जो दो से पूरा पूरा नहीं कटता है। देखिए, जैसे अगर हम 4 में 2 से भाग दे तो 2 बारी में पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये 4 क्या है? तो 4 एक सम संख्या है। तो आपको वही बताना है इनमें से कौन विषम संख्या है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 8। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन विषम संख्या है। तो जो भैया हमारा 5 है ना, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी, वो एक विषम संख्या है, क्योंकि 5 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोलता है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, और ऐसा ही, मतलब ऐसा तो नहीं आएगा, लेकिन इसी टाइप पे का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे क्या, इनमें कौन अभाज्य संख्या है। जैसे हमने जाना विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसे ही हम जानेंगे यहाँ पे कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या बोलते किसे हैं? तो देखिए, अभाज्य हम उनमें बोलते हैं जिसका गुणनखंड करने पर 1 से ज्यादा ना हो। मतलब जिसका अगर हम गुणनखंड करें, वो छोड़िए, मतलब आप पहाड़ा तो जानते हैं, पहाड़ा तो जो स्वयं के और 1 के पहाड़ा के अलावा कोई पहाड़ा में ना आए। जैसे 13 हो गया, वो स्वयं के पहाड़ा में आता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 15 भैया 5 के भी पहाड़ा में आता है, 3 के भी पहाड़ा में आता है और 15 के भी पहाड़ा में आता है, मतलब 3 पहाड़ा में आता है। लेकिन भैया यहाँ पे अगर हम देखें 19 तो 19 है ना, वो केवल स्वयं के पहाड़ा में आता है। स्वयं के पहाड़ा में अगर हम 19 का गुणनखंड करें, 19 का हम गुणनखंड करें तो इसका गुणनखंड 1 ही होगा। अगर हम 15 का गुणनखंड करें, 15 का 3 5 4, तो देखिए यहाँ 15 का गुणनखंड 2 आ गया, 15 का गुणनखंड 2 आ गया। और अभाज्य संख्या का डिफिनीशन, मतलब परिभाषा यही होता है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक ना हो। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक ना हो। आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 का गुणनखंड है, तो क्या होगा अगर इसमें हम 1 जोड़ दूं? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो देखिए गुणनखंड गिनिए, 1 2 3, तो 3 का गुणनखंड हो गया। वैसे ही आपको यहाँ पे देखना है, तो 19 का सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा, और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड ना हो उसे हम अभाज्य संख्या करते हैं। तो देखिए 18 का भी भैया 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें कौन अभाज्य संख्या है? 15 का भी 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा, तो 20 का भी 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा, लेकिन 19 का 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें अब 19 एक अभाज्य संख्या है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन बोलता है हमारा कि 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा। तो ए ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 20। तो जल्दी से बताइए 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको एक प्रश्नावली 1.2 में बताया गया है कि एचसीएफ कैसे निकालना है गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 26 का गुणनखंड करेंगे। काची का गुणनखंड करेंगे 26 का, तो कितने बारी में लगेगा? 13 से लगेगा। कितने बारी में? 2 बारी में हो गया। अब हम क्या करेंगे, 91 का गुणनखंड करेंगे। 91 का गुणनखंड कितना बारी में लगेगा? 13 से करेंगे। 13 से कितना बारी में लगेगा? 7 बारी में। तो क्या करते हैं, हम इन गुणनखंडों को एक साथ लिखते हैं। जब हमने 26 का गुणनखंड किया तो 13 गुणे 2 आया। 91 का गुणनखंड किया तो कितना आया? 13 गुणे 7 आया। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एचसीएफ निकालने के लिए देखना पड़ता है कि दोनों में सेम कौन है, मतलब जोड़ा लगाना पड़ता है। तो देखिए इन दोनों में 13 सेम है, 13 सेम है, लेकिन 2 साथ सेम नहीं है। तो जो सेम आ जाएगा ना, उसमें से एक हम निकाल लेंगे। तो एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर
13। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 13 है क्या? हाँ, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 और 91 का एचसीएफ 13 होगा। ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी वो जो ट्रिगोनोमेट्री टेबल है ना वो याद कर चुके होंगे। अगर आप याद कर चुके होंगे तो क्या उससे रिलेटेड 10 नंबर कम से कम आ जाता है। उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आ जाते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि साइन 0 डिग्री का मान बताइए, साइन 45 डिग्री का मान बताइए। वैसे ही आपसे पूछ दिया है साइन 60 डिग्री का मान बताइए, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा ये कैसे आपको मालूम होगा? जब तक आप वो त्रिकोणमितीय सारणी याद नहीं किए होंगे तब तक आपको याद मालूम नहीं पड़ेगा। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1/√2 और डी ऑप्शन है √3/2। तो जल्दी से बताइए साइन 60 का मान कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि tan 45 डिग्री का मान होता है। आपको बताना है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। ये आपके परीक्षा में सारे पूछे गए प्रश्न है। ये नहीं कि आप समझ रहेंगे इतना आसान नहीं, ये सब आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो आपको बताना है tan 45 डिग्री का मान होता है। तो ए ऑप्शन है 0 और बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है √3। तो जल्दी से बताइए tan 45 डिग्री का मान होता है। तो tan 45 डिग्री का मान होता है कितना होता है? 1 होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 6वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रहा है कि 2 tan 45 डिग्री का मान कितना होगा। जल्दी से बताइए 2 tan 45 डिग्री का मान कितना होगा। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1 और सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 3। तो आपको बताना है कि 2 tan 45 डिग्री का मान कितना होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए कितना होगा। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे? 2 tan 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ पे 2 है। अब tan 45 डिग्री का मान कितना होगा? इससे पहले वाले पांचवें क्वेश्चन में मैंने करा रखा था कितना होगा, 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। 2 कहीं है का? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी आपके परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना आसान है भैया। तो अब बढ़ते हैं हम 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए 2400 का कितना अभाज्य गुणनखंड है। यह भी आपके परीक्षा में 2021 में पूछा गया था कि 2400 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो कैसे पता लगेगा? तो चलिए 2400 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 24 से जब हम 2 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 1200 में। फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार में? 600 बार में लगेगा। फिर 2 से करेंगे कितनी बारी में लगेगा? 300 बार में। फिर 2 से करेंगे कितनी बारी में? 150। फिर 2 से करेंगे कितने? 75। फिर हम 5 से करेंगे, 5 से कितनी बारी में? 50 बार में। फिर हम 5 से करेंगे कितनी बारी में? 3 बारी में। तो देखिए इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है। देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ऐसे देखिए यहाँ पे क्या आया। अगर हम 2400 का गुणनखंड किए तो क्या आया? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 3 नहीं 2 5 है भैया। देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑप्शन में आपको कहीं 8 दिख रहा है क्या? ए ऑप्शन है हमारा 2, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 8। तो देखिए हाई वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8। 2400 के कुल 8 गुणनखंड हो गए। तो अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताइए 200 का अभाज्य गुणनखंड है। मतलब आपको बताना है कि 200 का अभाज्य गुणनखंड इनमें से कौन है। ए ऑप्शन है 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2 और बी ऑप्शन है 6 के पावर 2 गुणे 2, सी ऑप्शन है 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 और डी ऑप्शन है 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 1। तो जल्दी से बताइए 200 का अभाज्य गुणनखंड है। आप अगर मेरे चैनल पे है तो जल्दी बताना होगा भाई, क्योंकि मैं फास्ट थोड़ा कराता हूं। तो आपको बताना है 200 का अभाज्य गुणनखंड है। तो कैसे पता लगेगा? चलिए 200 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 200 है, इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा कितनी बारी में जाएगा? 100 बारी में। फिर 2 से कितनी बारी में? 50। फिर अब 2 से कितनी बारी में? 25। अब 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से। 5 से कितनी बारी में? 5 बारी में। तो यहाँ पे देखिए क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ये आया ना। इसका जब हम 200 का अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आया ना। तो यहाँ पे देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 2 कै गो है? 2 कै गो है? 3 गो। गुणा में है देखिए 5 5 कै गो है?
5 का एगो है, एगो दूगो, तो 5 के ऊपर दूगो पावर, 2 के ऊपर 3 गो पावर, 5 के ऊपर 2 गो पावर। तो देखिए इसमें से कहीं ऐसा है क्या 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 कहीं है क्या? तो देखिए हमारा गौर से ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 200 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 होगा। अब आपसे परीक्षा में ऐसे नहीं 200 नहीं देगा, आपसे परीक्षा में क्या देगा, 400 यहाँ दे देगा, 600 दे देगा, 700 दे देगा, 800 दे देगा। तो आप नहीं बना देंगे, उसका क्या करेंगे, आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जितना आएगा उसके पावर पर देखेंगे कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, और सही कर देंगे। तो अब बढ़ते हम 9वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रहा है कि इनमें कौन भाज्य संख्या है। अब आप जानते होंगे कि भाज्य भाज्य किसे बोलते हैं, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं, जिसका गुणनखंड 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन है 29, बी ऑप्शन है 31, सी ऑप्शन है 41, डी ऑप्शन है 15। तो जल्दी से बताइए इनमें कौन भाज्य संख्या है, किसका गुणनखंड 2 से अधिक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 29 है ना, इसका जब आप गुणनखंड करेंगे 29 का गुणनखंड करेंगे तो 29 के पारा में 29, देखिए दुइये का गुणनखंड आएगा, यही आएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये अभाज्य संख्या, ये हमारा आंसर नहीं है। 31 का आप जब करेंगे 31 का, तो ये भी भैया सेम 31 गुणे 1, ये भी उतना ही आएगा, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। 41 का भी करेंगे तो वही आएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब 15 का करते हैं, 15 का देखिए 15 से करेंगे तो 3 into 5, तो यहाँ पे 3 into 5। आप कहेंगे कि अरे ये भी तो अभाज्य संख्या है, इसका भी दुइये को गुणनखंड है। लेकिन देखिए मेरे दोस्त, आप क्या होगा अगर यहाँ पे 1 लगा देंगे, तो देखिए यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा का, 3 गुणे 5 माने 15। अब 15 में 1 से गुणा होगा तो 15 का 15 ही रहेगा, लेकिन गुणनखंड 3 हो गया, 3 को हो गया, हमारा बेनिफिट हो गया। तो कितना ई का हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या। तो आपसे वही तो पूछ रहा था, इनमें कौन भाज्य संख्या है। तो कौन भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 में हमें √12 का प्रमेयीकरण करना है। प्रमेयीकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चनों बनाने के लिए आपको ये जो दिया है ना, इसे रूट से बाहरी माने, मान लीजिए 12 लिखा है तो 12 का गुणनखंड कीजिए, कितना आएगा, 2 से करेंगे कितनी बारी में, 2 बारी में 6, अब फिर 2 से करेंगे कितनी बारी में 3। तो देखिए यहाँ पे कितना आया, 12 का अगर हम गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 गुणे 3। इस पे आप रूट चढ़ा दीजिए, क्योंकि 12 पे रूट या 1 के बराबर है भैया, 12 लिखिए चाहे न लिखिए। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो 2 गुणे 2 है ये तो हो जाएगा 4, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है 4, तो 2 बाहर निकल जाएगा। अब बच गए में काची, बच गया खाली 3, तो 3 यहाँ पे रह जाएगा। देखिए ऐसा कहीं आंसर दिया है का, कहाँ दिया है, ए ऑप्शन तो है तो √2, बी ऑप्शन √6, सी ऑप्शन है √3, डी ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम √12 का प्रमेयीकरण करेंगे, आपने देख लिया कैसे किए, पहले इसका भाज्य गुणनखंड कीजिए और देखिए इसमें से कोई बाहर निकलने वाला है कि नहीं। यहाँ पे 2 गुणे 2 कितना हो गया, देखिए कैसा हुआ, 4 गुणे 3। तो अगर हम चाहें तो इस 4 को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग, तो जब वर्ग होता है ना तो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे 2 खाली बच गया, का चीज रूट में का खाली का बच गया 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है रूट का 10 गुणे रूट का 15 बराबर है, मतलब किसके बराबर है, ए ऑप्शन है 5/√7 और बी ऑप्शन है 5/√6, सी ऑप्शन है 6/√5 और डी ऑप्शन है 7/√6। तो जल्दी बताइए √10 गुणे √5 बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो भीतरे भीतरे गुणा कर देना होता है, भीतरे भीतरे। अगर 10 में हम 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 150। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 75। अगर फिर अब का चीज से लगेगा, 5 से लगेगा, कितना बारी में, 15 बारी में। अब का चीज से लगेगा, अब फिर 5 से लगेगा, कितनी बारी में, 3 बारी में। तो हो गया, देखिए 150 का हम अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 आया, यही तो आया। तो देखिए यहाँ पे इस पे रूट चढ़ा हुआ है, क्या करेंगे, इसमें करेंगे तो भाई तो रूट संग ही नहीं आएगा, रूट से बाहर हम गुणा करके इस पे 150 का ये हो गया, इसका भाज्य गुणनखंड में ये आ गया, ये 150, ये भी 150 से लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, कुछ निकलने वाला है क्या बाहर। तो यहाँ पे देखिए 5 और 5 कितना होता है, 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का, 25 किसका वर्ग होता है,
5 का, तो यहाँ से 5 जो है वो बाहर ही निकल जाएगा। अब भीतरी का बच जाएगा 2 गुणे 3, भीतरी का बच जाएगा 2 गुणे 3। तो देखिए यहाँ पे 5, अब भीतरिया 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 6। तो 5 रूट का 6 कहीं आंसर में है का, कहीं ऑप्शन में है का? हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 और रूट 6। तो कैसे हुआ? 10 में हम 15 से गुणा किए तो 150 हुआ, 150 का अभाज्य गुणनखंड किए तो इतना हुआ। इनमें से 5 गुणे 5 मतलब 25, तो 25 भैया 5 का वर्ग होता है, और जब भी भीतर वर्ग हो जाए तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो हम 5 निकल गया हमारा, अब भीतरी का बच गया 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 कितना होता है 6, तो 5 रूट का 6, यही तो पूछ रहा है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 12वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है कि 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या होती है। आपको बताना है कि 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या किसे बोलते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। मैं आपसे बोलूं, बताइए 3 सम संख्या है या विषम संख्या है? 3 सम संख्या है या विषम संख्या है? तो आप कहेंगे विषम संख्या। क्यों? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। वही मैं आपसे बोल दूं 4, बताइए सम संख्या या विषम संख्या है? तो आप कहेंगे कि भैया ये सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब मैं बोल दूं आपसे 5, मैं आपसे बोल दूं 5, तो आप कहेंगे कि 5 तो विषम संख्या है। वही मैं आपसे बोल दूं 6, बताइए, तो 6 आप कहेंगे कि सम संख्या है, क्योंकि 2 से 3 बार में पूरा पूरा कट जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अब मैं आपसे बोलूं 7, बताइए 7 बताइए, तो आपका कहेंगे कि 7 एक विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। 2 से अगर करेंगे तो 3 बार में कट के एगो शेष रह जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो आपने क्या समझा? हर एक सम संख्या के बाद एक विषम संख्या आता है, हर एक सम संख्या के बाद एक विषम संख्या आता है, हर एक विषम संख्या के बाद एक सम संख्या आता है। मतलब आपसे पूछ रहा है 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच हर एक सम संख्या के बाद विषम संख्या आता है। तो 0 से 50 के बीच में एगो सम, एगो विषम, एगो सम, एगो विषम, एगो सम, एगो विषम। तो वही आपसे बताना है। बताइए कि 0 से 50 के बीच कई गो विषम संख्या होता है? खाली विषम संख्या। तो हर एक सम संख्या के बाद विषम संख्या होता है, तो कितना होगा? ए ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 20। तो भैया कितना होगा? 25 होगा, 25 होगा। वही आपसे पूछ रहा है कि 0 से 100 के बीच में कितना विषम संख्या होगा? तो आपका जवाब क्या होता? 50। वही आपसे पूछ देता कि 0 से 20 के बीच में कितना विषम संख्या होगा? तो आपका जवाब होता 10। वही आपसे पूछ देता 0 से 40 के बीच में कितना विषम संख्या होता? तो वही आपका जवाब होता 20। मतलब जितना दिया रहे उसका आधा विषम संख्या होता है। मतलब यहाँ पे नहीं देखे आप, 3 के बाद एगो विषम, विषम सम के बाद विषम, सम के बाद विषम, मतलब हर एक अंक के बाद एक विषम संख्या आता है। ये तो हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है कि बताइए यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो उसका मसा होगा। आपको बताना है यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो उसका मसा कितना होगा? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 3। यहाँ पे थोड़ा 13। तो आपको बताना है यदि P और Q अभाज्य संख्या, मतलब आप अभाज्य संख्या से क्या समझे? जिसका गुणनखंड 2 से अधिक ना हो उसे हम अभाज्य संख्या को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अभाज्य संख्या 7 को ले लेते हैं, और P का जगह पे 7 ले लेते हैं, और Q का जगह पे हम और क्या लेंगे? हम 13 ले लेते हैं। 13, 7 और 13 का हम गुणनखंड करते हैं HCF निकालने के लिए। मसा मीन्स HCF, तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसका गुणनखंड करेंगे, 7 गुणे 1 और 13 गुणे 1, यही होगा। 7 का गुणनखंड कितना होगा? 7 गुणे 1। 13 का गुणनखंड कितना होगा? 13 गुणे 1। तो देखिए HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? हम जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए इसमें तो कोई जोड़े नहीं लग रहा है, जोड़े नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे? यदि किसी में जोड़ा ना लगे और आपसे परीक्षा में पूछ देगी बताइए P और Q अभाज्य संख्या है तो उसका मसा तो 1 हो जाएगा। देखिए इसका तो जोड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन हाई देखिए 1 का तो जोड़ा लग गया नू, 1 का जोड़ा लग गया नू। वैसे तो यहाँ पे नहीं लिखा जाता ये। आप अगर HCF किसी का जोड़ा नहीं लगे और अभाज्य संख्या हो तो उसका HCF हमेशा 1 होता है, याद रख लीजिएगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि P और Q अभाज्य संख्या हो तो उसका HCF 1 होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 13वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है कि बताइए sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बराबर है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको वो त्रिकोणमिति टेबल होता है ना, वो याद करना चाहिए। तो आपको बताना है sin 30 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। देखिए sin 30 डिग्री बराबर कितना होता है? sin 30 डिग्री बराबर कितना होता है? 1, और यहाँ पे क्या है? प्लस का प्लस,
अब टेन 45 डिग्री बराबर कितना होता है 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान 2 के बराबर होगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1 होता है और टेन 45 डिग्री का भी मान 1 होता है, और 1 1 को जल्दी हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 15वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब इनमें कौन परिमेय है। अपरिमेय नहीं पूछ रहा है तो मतलब इसमें कोई ना कोई एक परिमेय होगा। ए ऑप्शन है रूट का 10, बी ऑप्शन है रूट का 15, सी ऑप्शन है रूट का 121, डी ऑप्शन है रूट का 24। तो जल्दी से बताइए इनमें कौन अपरिमेय नहीं है, मीन्स परिमेय है। तो देखिए रूट 10 निकलेगा क्या बाहर, रूट से अगर बाहर नहीं निकलेगा तो ये भैया अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय का है, अपरिमेय। रूट 15 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय है। यहाँ पे देखिए रूट 121 कुछ याद आया, 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग कितना होता है 121। तो अगर हम इसको चाहे तो ये रूट से बाहर निकल कर क्या हो जाएगा 11। यदि 121 बाहर निकलेगा रूट से तो 11 हो जाएगा। इसको हम एथी पर रखते हैं अभी। अब देखिए रूट 24 बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। मान लीजिए यहाँ पे रूट 25 रहता तो बाहर निकल के फटाक दे 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 24 है, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। रूट 24 का 24 रहेगा। तो हमारा कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, एक रूट 121, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, रूट से बाहर ही निकल गया। तो निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यही आपसे पूछ रहा था। तो हमारा सी नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब जो रूट से बाहर निकल जाए। तो रूट 5 बाहर निकलेगा का ना, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। ये देखिए सी नंबर ऑप्शन रूट 10, ये भी बाहर ही नहीं निकलेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। रूट 12 बाहर निकलेगा का, रूट 12 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो हम ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रूट का 9 है, रूट का 9 है, और रूट का 9 बाहर ही निकलेगा, रूट का 9 बाहर निकलेगा तो 3 होगा, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, और रूट में से 9 अगर बाहर निकले तो आएगा 3। पूरा एक संपूर्ण संख्या मिल गया बिना रूट फूट के, इसका मतलब पूरा मिल गया संख्या। इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रूट 9 एक परिमेय संख्या है, आपको याद कर लेना है। वैसे नहीं तो आप क्या कीजिएगा, देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4, यदि 4 रूट में रहे तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि बाहर निकलेगा। 3 का वर्ग कितना होता है 9 रूट में रहे तो ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि रूट से अगर बाहर निकलेगा तो 3 होगा 4। यहाँ पे देखिए यदि 16 रूट में रहे और आपसे पूछ दे कि बताइए रूट का 16 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो आपका जवाब होगा कि रूट 16 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 16 अगर रूट से बाहर निकलता है तो आएगा 4। वही आपसे पूछ दे कि बताइए रूट का 21 कौन सा संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आपका जवाब होगा कि रूट का 21 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये बाहर निकल ही नहीं सकता है, निकलेगा तो भैया एक सूझक संख्या नहीं आएगा। तो इसीलिए तो आपसे पूछ रहा था इनमें कौन परिमेय है, तो रूट का 9 परिमेय है, बाकी है कोनो परिमेय नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, आपको बताना है इसमें से कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो जल्दी से बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो जो हमारा 2 होता है ना, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या। उसमें तो पूछा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो जल्दी से बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 का गुणनखंड तो 1 ही होता है, 2 का गुणनखंड भी 1 होता है, 3 का गुणनखंड भी 1 होता है। देखिए 3 का गुणनखंड अगर हम करेंगे, 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 1 मतलब 3 × 1 2 ही हो रहा है। 2 से अधिक हो भाज्य कहलाने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो देखिए 4 का यदि हम करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो देखिए 2 × 2 × 1 आ गया,
तीन गुणनखंड, इसका मतलब भाई 4 का है, ये एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, आपको याद कर लेना है, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं इस वर्ष पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हम 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल है। मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या से आप क्या जाने, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। क्या करना है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनका गुणनफल कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे और देखेंगे ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 12। तो आपको बताना है सबसे छोटी भाज्य संख्या जो 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 2 है, इसके बीच का अगर यदि हम गुणनफल कराएंगे तो कितना आएगा, 8। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो 8 होगा। अब बढ़ते हम 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपको बताना है साइन 45 डिग्री का मान होता है, तो जल्दी बताइए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1/√2 और सी ऑप्शन है √3/2। तो जल्दी बताइए साइन 45 डिग्री का मान होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए आपको वो त्रिकोणमितीय सारणी याद करना पड़ेगा। तो साइन 45 डिग्री का मान उसमें कितना होता है, 1/√2। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्लास होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस चैनल पे आज से क्लास 12th और क्लास 10th का मैथ का वीडियो ऑब्जेक्टिव का रेगुलर आता रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि हम अब सब्जेक्टिव का भी वीडियो लाएं, क्योंकि आपका एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी तैयारी करवाएंगे। और बाकी तो सामाजिक विज्ञान, साइंस, इंग्लिश, हिंदी का भी हमारा ऑब्जेक्टिव का चलता रहता है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जी। थैंक यू।